नमस्ते, राधे राधे सभी को। मेरा नाम श्रेया गर्ग है और मैं अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित जो हमारे सभी सहपाठी और हमारी छोटी बहनें हैं, उन सभी से पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। तो ये अंकिता पांडे हैं जो कि अभी डीएड कर रही हैं। अ, ये आस्था राय हैं जो ये भी डीएड कर रही हैं। महिमा तिवारी जो बीएससी कर रही हैं। आयुषी पांडे 11th क्लास में है, साइंस सब्जेक्ट। परी चौरसिया 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट। और तुलसी 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं कि मुख्य रूप से हिंदी विषय के रूप में जानने के लिए कि किस तरह से तैयारी करें। और क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी समझते हैं कि हाँ ये बहुत इजी है, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हम तो 2 दिन में ही पढ़ के एग्ज़ाम के पहले और तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसे यदि हम अच्छे से कर लेते हैं ना तो हमारा परसेंटेज हाई जा सकता है। तो आज हम सभी आप यहाँ एकत्रित हुए हैं यही बताने के लिए कि हमें हिंदी विषय को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम अंकिता से जानना चाहेंगे कि उनकी हिंदी विषय के बारे में क्या राय है, उन्होंने किस तरह से तैयारी की और उनका लिखने का तरीका क्या रहा है। तो अंकिता, आप हमें बताएं। हिंदी विषय में हमें हिंदी विषय में मेहनत की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी विषय कम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में भी हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि निबंध, हिंदी में निबंध होते हैं। कोई कोई निबंध क्या करता है कि डायरेक्ट पैराग्राफ में पूरा निबंध कंप्लीट कर दे। ये ज़रूरी नहीं है कि निबंध में अपन को बहुत ज़्यादा जितनी अपन को शब्द समय सीमा होती है उसी में लिखना है। कि निबंध लिखना है तो पहले रूपरेखा बनानी, रूपरेखा अलग से लिखनी है, फिर उसके एक एक पॉइंट बना के निबंध में लिखना है। उपसंहार, प्रस्तावना, हर एक शब्द का ध्यान देना चाहिए कि कुछ छूटे ना। निबंध लिखना है और पेपर में अच्छी राइटिंग, सबसे पहले तो राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो जो कॉपी चेक करने वाला है वह आपकी ओर आकर्षित होगा और आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स देगा। सबसे पहले राइटिंग होनी चाहिए। और बहुत से लोग गाइडों का इस्तेमाल करते हैं, तो गाइड में अपन को लगता है कि गाइड में सही है, गाइड में लेकिन कोई मिस्टेक भी होती हैं। हमें गाइड का यूज़ ना करके अपनी बुक्स का और अपने विद्यालय में जो कुछ शिक्षक पढ़ाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, बुक्स को, और अपने मन से मतलब व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, तो जैसा अंकिता ने अभी बताया हिंदी के विषय में, तो अब हम आयुषी से जानना चाहेंगे कि मतलब हिंदी की समय सीमा के अंतर्गत हम कैसे प्रश्नों को लिखें, क्योंकि हिंदी में लिखने का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि और टाइम मैनेज भी उतना ही ज़रूरी रहता है, और हिंदी का पेपर थोड़ा लेंदी भी होता है। तो उस हिसाब से तुमने कैसे किया, तो तुम अपने अनुभव बताओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो इसके ऊपर से क्योंकि वो हमारी भाषा है, हिंदी तो मेन भाषा, और उसकी वजह से हिंदी में हमारे पास लिखने को इतना ज़्यादा रहता है कि हम बहुत लिख सकते हैं। लेकिन एक जो शब्द सीमा रहती है क्वेश्चंस की, उनको भी हमें अपने मद्देनज़र रखना है। अब अगर जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 75 शब्द रहता है, जैसे 75 शब्द की शब्द सीमा रहती है, तो हम उससे ज़्यादा भी नहीं लिख सकते कि हम बड़ा चढ़ा के लिखते जा रहे। नहीं, हमें ऐसा लिखना है कि जो उस आंसर की जो मुख्य बात है उस पर वो हो। आलतू फालतू की यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है। उसका जो मुख्य सार है वो सार उन लाइनों में आ जाना चाहिए। जैसे हम ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे तो उसमें हमें नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उससे हमारा टाइम कम होगा एक तो, और फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या लिखें। इसलिए हमें उसका सार लिखना है। तो आयुषी ने बिल्कुल सही कहा कि शब्द सीमा के अंतर्गत हमें लिखना चाहिए जितना कि पेपर में बोला गया है। तो अब हम महिमा से जानना चाहेंगे कि चैप्टर्स के साथ साथ व्याकरण की तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें। तो महिमा, आप बताएं। तो हिंदी के पेपर में जो एक ज़रूरी चीज़ होती है, एक ज़रूरी जो टॉपिक होता है वो व्याकरण होता है। क्योंकि व्याकरण जब हम शुरू से हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तभी से व्याकरण जो है हमें पढ़ाई जाती है, तो व्याकरण पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और व्याकरण में हम जो 9th क्लास में व्याकरण पढ़ते हैं वहीं का उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप 10th में होता है, उसका थोड़ा विस्तृत रूप 11th में और 12th में, मतलब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के फिर व्याकरण उसमें होती है। तो व्याकरण के लिए मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग से अगर हम व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी में, शुरू से उसको अच्छे से समझेंगे, 9th क्लास में अच्छे से समझी तो हमें 10th में वो मदद करेगी वो व्याकरण। तो व्याकरण के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए जिसमें कि हम व्याकरण को अलग से लिखें, क्योंकि व्याकरण अलग से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्याकरण के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी। अब हम आस्था से ये जानना चाहेंगे कि वो हमें निबंध के विषय में बताएं, क्योंकि जो निबंध है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, शायद 4, अभी तो शायद 4 का हो गया है, पहले 7 का आता था। तो आप हमें बताएं कि निबंध हमें किस तरह से लिखना है और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उसको प्रभावी और आकर्षक कैसे बनाना है। तो आस्था बताएं। धन्यवाद श्रेया। तो जैसा कि श्रेया ने पूछा है कि निबंध कैसे लिखना है, तो सबसे ज़रूरी है कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शुद्धता, कि उसे हम कितनी शुद्धतापूर्वक लिख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। हर चीज़ को आकर्षक बनाना हमारा काम है। देखो, लिखना तो सब अपने मन से भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया से सर्च करके लिखा हुआ भी लिख सकते हैं, गाइड से भी लिख सकते हैं, या अपने टीचर के द्वारा बताया गया कोई भी निबंध हम लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कॉपी में उसे आकर्षक बनाना, कितने अच्छे तरीके से आप लिख रहे हो ये महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ निबंध का पैटर्न है कि उसकी रूपरेखा लिखना, उसके जो भी पॉइंट है उनको मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट का यूज़ करना, प्रस्तावना, हर पॉइंट को एक विस्तार देना कि हाँ इस चीज़ में हमें क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। एक शब्द सीमा के अंतर्गत हमें निबंध लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया, शुद्धता और बहुत ज़रूरी है और आप अपने अनुसार उसे आकर्षक बना सकते हैं। निबंध लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है, जो कुछ भी है आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम परी से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में किस तरह से लिखा था कि उन्होंने मतलब अच्छे नंबर पास किए, और वो मतलब अपनी जो छोटी बहनें हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, अपने अनुभवों से बताएं कि किस तरह कॉपी में लिखें। मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे दीदी, लेकिन मैंने अपना स्कोर लगभग ठीक कर लिया था। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत थी और राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे कम से कम उससे अच्छे नंबर आ गए। अपना एक सेपरेट कम से कम साफ से लिखेंगे तो राइटिंग पे इतना जोर नहीं दिया, बिल्कुल अच्छे दूर दूर शब्दों को, और राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ दिखाई पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि तुमने लिखा क्या है। और सबसे पहले जो होता है कि एप्लीकेशन या वो आता है पत्र और एप्लीकेशन के 4 मार्क्स पक्के होते हैं कि ये अपन अच्छे से लिख सकते हैं, उसको पहले कवर कर लेना चाहिए। और उसके बाद निबंध आपको लास्ट में लिखना चाहिए, क्योंकि उसके जितना लिखेंगे आप उतना चलेगा। निबंध हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। चलिए ठीक है। तो अब हम तुलसी से पूछना चाहेंगे कि हिंदी विषय को रिवाइज़ कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब पढ़ लेते हैं और मैक्सिमम चीज़ें तो वैसे हमें उसकी याद रहती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर के कारण सारा दिमाग से मतलब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि दिमाग से निकल गया है। तो इसीलिए आप हमें बताएं कि हिंदी के आपने किस तरह से हिंदी को रिवाइज़ किया था एग्ज़ाम के टाइम पर। धन्यवाद दीदी। हिंदी की रिवीजन की बात आए तो हिंदी में हमारे पास समथिंग मतलब 10th में 3 पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। तो उसमें जैसे मुख्य पुस्तक जो होती है उसमें मतलब 2 खंड में विभाजित होती है। तो जो गद्य में रहते हैं चैप्टर उनको अधिक मतलब पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की तैयारी होती है वो अच्छी से हो जाती है, प्लस क्वेश्चन आंसर बुक कहीं से कैसे भी घुमा के दे दे तो वो हमसे बन जाते हैं। इसलिए हमें चैप्टर को एक पेन लेके जो जैसे तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है अंडरलाइन करते जाओ और चैप्टर को पढ़ते जाओ। उससे मतलब जैसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो अपन से लिखते बन जाएगा। और जैसे अभी कम टाइम बचा है तो
पहले जब मतलब नए क्लास में शिक्षक जब वो चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो अंडरलाइन करवा देते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। तो उस कॉपी बुक को खोल के हम एक बार देख सकते हैं कि क्या हमने मतलब उस जो अंडरलाइन किया है वो जैसे हम देखते हैं तो वो हमें याद आता है कि हमने इसको ऐसे पढ़ा था, ये हमारे शिक्षक ने बताया था। और जैसे हम लोग मुख्य कॉपी बनाते हैं तो उसको भी हमें मतलब हिंदी के एक एक चैप्टर को देख रहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है उसको भी देखते रहना चाहिए। और शिक्षक बताते हैं कि कैसे कॉपी में लिखना है। वैसे मतलब जैसे हिंदी का पेपर जो रहता है उसमें बहुत लिखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है शुद्धता से लिखना, जो अभी आस्था दीदी ने बताया। और राइटिंग जितना सुंदर और आकर्षक हम लिखते हैं उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आकर्षक लिखना और सुंदर लिखना और साफ और सटीक शब्दों में लिखना, ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है 30 शब्दों में लिखना पड़ता है तो उसमें गप्पे लगा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और सारगर्भित बात लिखना कि ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका ये आंसर रहेगा तो वो ही लिखना, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिखना। और व्याकरण है तो व्याकरण का दीदी ने बताया कि व्याकरण तो मतलब जब से हिंदी शुरू हुई है 6-7 से व्याकरण शुरू हो जाती है तो वहीं से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप बढ़ता जाता है तो उसका हम रिवीजन करते जाएं। और एक बार पहले पढ़ लिया है थोड़ा विस्तृत रहता है तो पढ़ते हैं तो याद भी हो जाता है। तो अब हम महिमा से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्या अतिरिक्त किया, क्योंकि वो 10th में भी टॉपर रही हैं और 12th में भी टॉपर हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में वो उन्होंने टॉप किया है 10th और 12th में। इसीलिए हम महिमा से जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या अतिरिक्त किया। हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो उसमें नंबर लाना जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कॉपी लिखने पे। क्योंकि हिंदी सब बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर भी हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाते हैं, अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आ जाते हैं समझ में। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉपी राइटिंग, किस तरीके से हम हिंदी का पेपर लिखते हैं वो चीज़ डिपेंड करती है। जैसे बताया अभी कि किस तरीके से लिखना चाहिए, शब्द सीमा के अंतर्गत सबसे पहले लिखना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो जितना उसमें शब्द सीमा दी हुई है, जैसे 30 शब्दों में लिखना है तो उतने ही शब्दों में लिखें। और साथ साथ में ज़रूरी होता है उसमें कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में अलग अलग पेन का यूज़ करेंगे, पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर कोई और पेन यूज़ करेंगे, फिर कोई और पेन यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होता है, एक तो टाइम भी बर्बाद होता है, बार बार हम पेन दूसरा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए और हिंदी में बहुत मतलब लेंथी पेपर होता है तो इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कर पाएँ। तो उसके लिए ये है कि कोई एक पेन यूज़ करो, या फिर अगर कोई इम्पॉर्टेंट हेडिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेन यूज़ करो कि हेडिंग जो है वो एक किसी दूसरे पेन से डाल दी, बाकी अपना जो है वो किसी ब्लू पेन से मतलब एक ही पेन से लिखो, तो उससे हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता। निबंध के बारे में आस्था ने बता दिया, निबंध किस तरीके से सटीक लिखना है। निबंध में मैं ये बोलना चाहूँगी कि रूपरेखा सबसे पहले एक पेज पे अच्छे से विस्तृत अच्छे से लिखनी चाहिए, उसके बाद फिर हम निबंध शुरू करना चाहिए। और निबंध के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ जो कोई भी इम्पॉर्टेंट जैसे निबंध होते हैं जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं तो उनमें हम इम्पॉर्टेंट कुछ कोटेशन याद कर सकते हैं, क्योंकि कोटेशन लिखने से उसमें क्या हो जाता है, एक अलग से उसमें एक जो है मतलब उसकी विशेषता बढ़ जाती है उस निबंध की। तो उस निबंध में ये बोलना चाहूँगी। और उसके साथ साथ पत्र आता है या एप्लीकेशन आती है तो उसके लिए ज़रूरी है उसमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन में नंबर फॉर्मेट की वजह से कटते हैं, क्योंकि बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता होता किस तरीके से लिखना है, तो उसमें फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के 4 नंबर के हिंदी में, तो उनके लिए आकर्षक कैसे बनाए। जैसे अपन को व्याकरण छंद पूछे, अलंकार, सिर्फ उनकी उन्हें अपन से परिभाषा पूछी है। जैसे उनने ये अनुप्रास अलंकार, किसी की उन्हें सिर्फ परिभाषा पूछी, और यदि अपने पास समय है तो अपन उसमें उसका एक उदाहरण लिखते हैं। इससे टीचर को अपने प्रति आकर्षक होता है, टीचर उसको लगता है कि बच्चे को पता है, बच्चे को उसके बारे में जानकारी है, तो उसने उसका उदाहरण दिया है। उदाहरण लिखते हैं, जैसे कोई दोहे वगैरह लिखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाव पल्लवन वगैरह आया है जैसे, तो उसको अच्छे विस्तार दें और उसमें उसका एक उदाहरण भी लिख दें, तो इसमें शिक्षक अपन को पूरे मार्क्स देता है। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सही लिखा है तो वो आपको 4 ही नंबर देगा। तो जैसा कि अंकिता ने बताया कि 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करें, तो यही मेरी राय है कि आप एक तो क्या होता है हिंदी का पेपर
हिंदी है बहुत लिखना पड़ता है, उसमें समय निकालना पड़ता है, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। उसमें गद्यांश होते हैं और पद्यांश होते हैं, उनकी व्याख्या अच्छे से करनी चाहिए। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि जब हम पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आते हैं तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ एक ज़रूरी जो चीज़ है वो विशेष उसमें लिखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कॉपी आकर्षक बनती है। तो ये बोलना चाहूँगी, और हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे कि दीदी ने बताया है कि हमें हर चैप्टर मतलब पता रहना चाहिए कि उसके क्या है, तो हाँ हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा चैप्टर, फिर जब पेपर आते हैं तो हमारे पास जैसे इंग्लिश में समरी होती है हर चैप्टर वाइज, वैसे हमें खुद से समरी भी बनानी चाहिए सब चैप्टर्स की, क्योंकि जैसे हिंदी रहते हैं इनमें ज़्यादातर रहता है तो हर चैप्टर का हमें याद नहीं रह पाता है कि क्या इसी में था, या कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें था कि दूसरे वाले चैप्टर में था। तो इन सारे चैप्टर्स की हमें खुद से छोटी छोटी समरी बनानी चाहिए और शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए। उसमें क्या बनाना चाहिए, जैसे कि कोई चैप्टर है उसमें इसके बेटे थे या पत्नी थी, इनका नाम वगैरह कि ये इस चैप्टर से, हर चैप्टर्स की शॉर्ट्स नोट्स और समरी से ये रहता है कि हमें पता रहता है कि इस चैप्टर में है क्या, उसका सार पता रहता है, ज़्यादा उसको हमें अंदर नहीं घुसना पड़ता है। थैंक यू। अब बोर्ड एग्ज़ाम पास आ गए हैं तो आप ऐसे हिंदी की 10 किताब तो खोल के नहीं बैठेंगे कि हर से आप याद कर रहे हैं कि इनका जन्म इतने टाइम हुआ था। आप एक दिन ऐसे बैठ के कर सकते हैं कि एक दिन बैठ के एक छोटी सी कॉपी में लिख लें कि कबीरदास इनका जन्म इतने में हुआ था, इनकी रचना इतनी थी। सारे कवि और लेखक को एक पेज में लिख लें। साथ ही वहाँ पर ये ध्यान दें कि जैसे नाटक है, भक्ति काल है, साहित्य है, उनके काल, उनके विभाजन और उनके एक दो रचनाएं भी आप ऐसे शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी पेपर के टाइम बहुत सारी किताबें खोल के तो नहीं बैठ सकते हैं। और एक बात यह है कि जैसे व्याकरण तो पूरी पढ़नी होती है, लेकिन क्या आ जाए ये पता नहीं होता। तो आप 10 साल पुराने पेपर्स या अपने ही टेस्ट पेपर्स और अपने 6 माही 3 माही के पेपर्स को सॉल्व करें, उनमें उनके ऑब्जेक्टिव देखें, उनमें जो निबंध आए हैं उनके टॉपिक्स को देखें और एप्लीकेशन और पत्र भी देखें, क्योंकि ज़्यादातर पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो आप उन पर भी ध्यान दें। जैसा कि परी ने बताया कि पुराने पेपर देखना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा डर लगता है कि 3 घंटे में हम हिंदी का पेपर नहीं कर पाएंगे, हिंदी का पेपर लेंदी होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पुराने जो पेपर हैं उनको लेकर हम 3 घंटे के लिए बैठ जाएं और एक बार मतलब सॉल्व करके देख लें कि हम क्या 3 घंटे में कर पा रहे हैं, या ये जो क्वेश्चन है बड़ा है तो हम कितना टाइम ले रहे हैं। एक बार अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद का आकलन कर लेंगे कि हाँ हम 3 घंटे में अच्छे से पेपर कर पाएंगे, अच्छे से हर क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और सभी में अच्छे से लिख पाएंगे। भले ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा है, लेकिन हमें उसको भी तरीके से लिखना है। अगर तरीके से लिखेंगे तो ही आपको मतलब नंबर अच्छे मिलेंगे। और पुराने पेपर्स में मतलब जो जैसे कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो उसमें अच्छे से दिए मतलब जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको हम देख लें, समझ लें, एक बार करके देख लें तो अच्छे से हमें आ जाता है। मैंने भी पुराने साल के जो पेपर मेरे पास थे मैंने उनको करके देखा था, क्योंकि मुझे हिंदी में लगता था कि 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, तो मैंने 3 घंटे बैठ के उन पेपरों को प्रैक्टिस किया था तो आ गया था। तो अधिकांश बच्चों को हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर बिना पढ़े ही वो क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जैसे पद्यांश वगैरह रहते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी व्याख्याएं समझनी है। हमारे शिक्षक, हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पर उनकी क्लासेस को हमें अटेंड करना है। वो जिस तरह से हमें समझा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करके हमें उसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि हम अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिवली कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। तो सबसे मतलब व्याख्याएं समझने के बाद जब हम उन क्वेश्चंस पर जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आएंगे। मतलब फिर हमें अलग से गाइड वगैरह या किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उन्हें खुद ही अपने व्याख्याओं को समझने के बाद खुद ही अपने मन से उनके उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। तो व्याख्याओं को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनकी कवियों और लेखकों को भी याद करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से ये पूछ लिया जाता है। और हम
पद्यांश में जो चैप्टर्स आते हैं, कहानी, एकांकी, नाटक वगैरह आते हैं, तो उनके पात्रों को अच्छे से याद करना है और उन हर चैप्टर को भी हमें पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करनी है। क्योंकि जब पेपर में गद्यांश और पद्यांश आते हैं तो ये पूछा जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और किस कवि ने इसको लिखा है, तो इसलिए चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना चाहें, सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ें। और हमारे विद्यालय और हमारे शिक्षकों का भी उतना ही महत्व है हमारी सफलता में जितना कि हम स्वयं को मानते हैं। तो इसीलिए शिक्षक हमें जो बता रहे हैं, हमें उस बात को मतलब किसी भी तरीके से फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो शिक्षक कह रहे हैं हमें उनकी हर बात माननी है, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो हमें हमारी सफलता का मार्ग दिखाते हैं और हम उस पर चलकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए डेली बेसिस पर स्कूल जाएं, स्कूल की क्लासेस अटेंड करें और आगे बढ़ते रहें। तो आप सभी को शुभकामनाएं बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।